हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद लवीशा। मैं लवीशा, आप सभी की यूपीएससी मेंटर। और आज की एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास में हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ द डीप साउथ, जिसको हम संगम पीरियड के नाम से भी जानते हैं। थोड़ी सी पहले स्टोरी को समझते हैं, फिर जो जो इम्पोर्टेंट है हमारे यूपीएससी एग्जाम के लिए उसको कवर करते हैं। लेट्स स्टार्ट। साउथ। अब साउथ में जो स्टार्टिंग की हिस्ट्री स्टार्ट होती है, वहां पर आपके 3 इंपॉर्टेंट किंगडम्स मेंशन है। 3 इंपॉर्टेंट किंगडम्स मेंशन है, चोलास, चेरास एंड आपके पांड्यास। ये तीनों किंगडम मेंशन है। और इन तीनों किंगडम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमें कहां से मिलती है? एक संगम लिटरेचर से, संगम लिटरेचर, और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंटली अशोकन इंस्क्रिप्शन से। जो अशोका के इंस्क्रिप्शंस थे उनके अंदर भी इन तीनों किंगडम्स के बारे में हमें मेंशन मिलता है। अब इन तीनों किंगडम से रिलेटेड इनके कौन कौन मेजर रूलर्स थे वो हमारे लिए जानना इम्पोर्टेंट नहीं है, बिकॉज यूपीएससी वो नहीं पूछता। मेनली क्या पूछा जाता है कि इस टाइम पे साउथ की जो इकोनॉमी थी वो कैसी थी और वहां का सोशल ऑर्डर कैसा था। अब इसके अलावा जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो है संगम लिटरेचर। अब संगम पीरियड कौन सा टाइम पीरियड कंसिस्ट किया जाता है? आपका 300 बीसीई से लेकर आपके 300 सीई तक, इस टाइम पीरियड को हम संगम पीरियड कहते हैं। अब संगम लिटरेचर क्या था? संगम लिटरेचर था आपका कंपाइलेशन ऑफ तमिल लिटरेचर और कंपाइलेशन ऑफ तमिल पोएम्स। इसी को हम संगम लिटरेचर कहते हैं। स्टार्टिंग में क्या होता था? स्टार्टिंग में सारी चीजें जितनी भी पोएम्स थी वो सभी ओरली सबमिट की जाती थी, ओरली लोगों को सुनाई जाती थी। और बाद में बहुत टाइम पीरियड के बाद क्या हुआ, उन सबको रिटर्न फॉर्म में लाया गया। और ये सारी चीजें कौन से टाइम पीरियड के बीच हुई? आपके इस टाइम पीरियड के बीच। नियरली कितना टाइम हो गया? आपके 600 ईयर्स। इसी टाइम पीरियड के बीच पहले तमिल पोएम्स को ओरली सुनाया जाता था और बाद में उनको रिटर्न फॉर्म्स के अंदर लिखा गया। अब ये चीज भी सेम वैसे ही है जैसे हमने बुद्धिस्ट काउंसिल देखी थी कि बुद्धिस्ट 4 काउंसिल्स हुई, वैसे ही सेम जो संगम थे वो 3 बार हुए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और हमें मैक्सिमम जो रिकॉर्ड मिलता है वो हमें थर्ड संगम से मिलता है। फर्स्ट संगम से तो हमें कुछ भी नहीं मिलता, कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। सेकंड से थोड़ा बहुत, और सबसे ज्यादा कहां से मिलता है? हमारे थर्ड संगम से मिलता है। अब इस एज को संगम पीरियड क्यों कहा जाता है ये तो हमने देख लिया, बिकॉज इस टाइम पर जो आपकी तमिल पोएम्स थी वो डेवलप हुई और तमिल लिटरेचर स्टार्ट हुआ डेवलप होना, और वो काफी लेवल तक डेवलप हुआ भी। और इसके अंदर क्या क्या मेंशन थे? इसके अंदर पोएम्स मेंशन थी सम स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड, जिसमें आपका लव आ गया और आपका वॉर। मेनली ये 2 टॉपिक थे जिनसे रिलेटेड पोएम्स मेंशन थी। साथ ही आपके संगम लिटरेचर में उस टाइम पीरियड में चोलास, चेरास और पांड्यास, इन तीनों किंगडम्स की सोशल ऑर्डर कैसा था वो भी आपका इसके अंदर मेंशन है। साथ में आपकी जो 2 इंपॉर्टेंट एपिक्स हैं तमिल की, वो भी संगम लिटरेचर के अंदर काउंट होती हैं और वो भी इसी टाइम पीरियड के अंदर डेवलप हुई। अब हम बाय द वन पहले इन तीनों किंगडम से रिलेटेड जो जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए हम वो देखेंगे, फिर हम संगम लिटरेचर को काफी ब्रीफली देखेंगे। अब तीनों किंगडम से रिलेटेड हमें इतनी इंफॉर्मेशन हमारे लिए मोर देन इनफ है कि हमें पता है इनकी कैपिटल क्या थी। साउथ में है तो पोर्ट सिटी भी होगी, पोर्ट के नाम भी होंगे वो क्या थे, और एक एक मेजर रूलर का नाम। उससे ज्यादा हमें इन तीनों के बारे में, किंगडम्स के बारे में ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है अगर हम यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो। और टाइम हमारे पास कम है और हमें कम टाइम में बहुत ज्यादा कवर करना है, तो हम बिल्कुल यूपीएससी से स्टिक होकर ही बात करेंगे। और साथ में हम इकोनॉमी और सोशल ऑर्डर भी उस टाइम का क्या था उसको भी साथ के साथ डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। हिस्ट्री ऑफ द डीप साउथ। बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड यही है कि जो आपका मेगालिथ टाइम पीरियड था, जो हमने
स्टोन एज के अंदर देखा था। उस टाइम पीरियड से थोड़ी बहुत डेवलपमेंट, थोड़े बहुत जो एविडेंसेस थे वो हमें मिले, कहाँ पर, आंध्र प्रदेश के अंदर और तमिलनाडु के अंदर। जो स्टोन एविडेंसेस ही मिलेंगे, बिकॉज उस टाइम के तो रिटर्न एविडेंसेस हमें मिल ही नहीं सकते, बिकॉज उस टाइम तक जो आपकी लिटरेरी वर्क था वो स्टार्ट ही नहीं हुआ था। तो कुछ पीसीज ऑफ स्टोन के एविडेंस हमें उस टाइम पीरियड से भी साउथ से मिलते हैं। उसके बाद स्टेट फॉर्मेशन और राइज ऑफ सिविलाइजेशन कैसे स्टार्ट हुआ साउथ के अंदर। अब मेगालिथिक टाइम के जो लोग थे उनको जो साउथ वाला एरिया था वो काफी फर्टाइल लगता था, और मेगालिथिक टाइम पीरियड तक एग्रीकल्चर स्टार्ट भी हो चुका था। इसलिए ऐसा माना जाता है कि उस टाइम पर लोग साउथ की साइड शिफ्ट होना स्टार्ट हुए, और जो रूट होता था साउथ का उसको क्या बोला जाता था, दक्षिण पथ, विच बिकम इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट। और उस टाइम पीरियड के लोगों को भी वो चीजें काफी इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट लगी। और सेम आज भी हमारा जो साउथ का एरिया है वो आज भी इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज उसी साइड हमारी पोर्ट सिटीज हैं, काफी फर्टाइल लैंड है, काफी सारी क्रॉप कल्टीवेशन उस साइड है, एनिमल्स के लिए भी काफी फेवरेबल है, इन्वायरमेंट भी काफी फेवरेबल रहता है होल ईयर। तो इसलिए उस टाइम भी ऐसा ही था और आज भी सिचुएशन सेम ही है। अब जो मेगास्थनीज थे जिन्होंने इंडिका बुक लिखी थी, जो मौर्यन एम्पायर के टाइम पे थे, उनको नॉलेज थी पांड्यास के बारे में, और चोलास और चेरास के बारे में नहीं थी। लेकिन जो अशोकन इंस्क्रिप्शंस थे उनके अंदर चोलास, पांड्यास और आपके चेरास तीनों के बारे में उनको इंफॉर्मेशन थी, और उन्होंने अपनी इंस्क्रिप्शन के अंदर तीनों को ही मेंशन किया। साथ में उन्होंने एक चीज और मेंशन की कि ये तीनों ही एम्पायर बहुत अच्छे थे, डेवलपमेंट वाइज भी बहुत अच्छे थे, लेकिन इनकी सबसे बड़ी यूनिकनेस ये थी कि इनका रोमन के साथ ट्रेड बहुत ज्यादा अच्छा था। जो रोमन एम्पायर था उसके साथ इनके ट्रेडिंग रिलेशंस बहुत ज्यादा अच्छे थे। ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स थी इन तीनों एम्पायर की, कि इनके जो बाहर के ट्रेडिंग रिलेशंस थे वो बहुत अच्छे थे, उनमें भी स्पेसिफिकली विद रोमन एम्पायर। अब इनके बारे में इंपॉर्टेंट चीजें, चेरास कैपिटल वांजी, मॉडर्न में केरला, जो आपका केरला था उस टाइम पीरियड पे चेरास की कैपिटल हुआ करती। पोर्ट कौन कौन से थे, मुजुरी एंड पौंडी। एम्बलम क्या था चेरास का, बो। और उनके फेमस रूलर कौन थे, सेंगुटुवन। चोलास उनकी कैपिटल क्या थी, उरैयूर और पुहार। पोर्ट कावेरीपट्टनम एंड पुहार। और उनके पास जो नेवी सिस्टम था वो भी बहुत ज्यादा एफिशिएंट था। इसीलिए इन्हीं रीजन से ये किंगडम हाईलाइट में आए थे और पॉपुलर हुए थे, बिकॉज एक तो ये पोर्ट सिटीज थी इनके पास, दूसरा इनकी ट्रेडिंग रिलेशंस बाहर बहुत अच्छे थे, और इन जो तीनों एम्पायर थे इनकी डेवलपमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। कम एरिया कवर करने के बाद भी ये तीनों ही किंगडम बहुत इंडिविजुअली बहुत ज्यादा डेवलप थे। एम्बलम टाइगर एंड फेमस रूरल कराईकलान। पांड्यास कैपिटल मदुरई, पोर्ट कोरकई फॉर पैरल फिशिंग, एंड एम्बलम आल्सो फिश, एंड फेमस रूरल नेंदुचेलियन। अब थोड़ी सी और इम्पॉर्टेंट चीजें रिलेटेड टू दीज थ्री किंगडम्स जितनी हमें पता होनी चाहिए। अब बिकॉज बहुत ज्यादा रूलर्स हैं हिस्ट्री के अंदर, हम सभी को अगर कवर करेंगे तो हमें एक भी याद नहीं रहेगा, तो हम सिर्फ उन रूलर्स को डिटेल में कवर करेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। चेरास, दे हैड पल्मिया फ्लावर्स एज देयर गार्लैंड। उनके पास बहुत ज्यादा अच्छे उसमें आपके फ्लावर्स भी थे। अब फ्लावर्स क्यों नहीं होंगे, अब हमने यहाँ देखा चेरास क्या है, केरला, जो आज की मॉडर्न सिटी मॉडर्न स्टेट केरला है, वो उस टाइम पे चेरास का एरिया हुआ करता। आज भी अगर आप, हमें हमेशा हिस्ट्री को प्रेजेंट से रिलेट करना चाहिए, उससे हमें याद करने में थोड़ी सी हमें इजी लगती है। अब आज भी अगर आप केरला को देखोगे, आपने साइलेंट वैली का नाम सुना होगा। केरला में आज भी फ्लावर्स वगैरह बहुत ज्यादा मिलते हैं, बहुत ज्यादा स्पीसीज हैं फ्लावर्स की, आज भी वो उस चीजों में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। तो वो सेम चीज उस टाइम पीरियड के अंदर भी थी। पुगलूर इंस्क्रिप्शंस मेंशन ऑफ 3 generations ऑफ
चेरास। ये एक आपकी इंस्क्रिप्शन है जिसके अंदर चेरास की तीनों जनरेशंस मेंशन हैं। सेंगुटुवन इंट्रोड्यूसेस पत्नी कल्ट और वर्शिप ऑफ कनागी एस आइडल वर्शिप। जो ये रूलर थे सेंगुटुवन, इन्होंने एज अ आइडल वाइफ की वर्शिप जो थी कनागी की स्टार्ट की थी। चोला से रिलेटेड वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चीजेस कराई क्लैन, जो इनके सबसे मोस्ट फेमस रूलर थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक चेक डैम बनाया था अगेंस्ट रिवर कावेरी, जो उस टाइम के डेवलपमेंट के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें थी। अब देखो, उस टाइम पीरियड के राजा को भी नॉलेज थी अबाउट चेक डैम्स, और ये चेक डैम का कॉन्सेप्ट आज भी इंडिया के अंदर हमारी गवर्नमेंट यूज करती है। पांड्यास। मदुरै कनंजी रिटन बाय मंगुडी Maruthanar described the socio-economic conditions of the Pandyas. Invasions by Kalabars led to their decline. अब उनका डिक्लाइन कैसे हुआ पांड्यास का? बिकॉज जो कलबार से उन्होंने इन्वेजन किया उसकी वजह से जो पांड्यास थे वो डिक्लाइन होते चले गए। These kingdoms had a profitable trade with the Roman Empire, जैसा हमने पहले देखा, and they produce pepper, ivory, pearls, precious stone, muslin, silk, cotton, etc., which led to prosperity in their region. अब ये चीजें जो थी ये इंडिया में कहीं और जगह पे काफी कम अमाउंट में थी, बट इन एम्पायर्स के अंदर ये चीजें बहुत ज्यादा अमाउंट में थी, इसीलिए ये एम्पायर छोटे एरिया में होने के बाद भी इतने ज्यादा फ्लरिश थे। अब हम बात करते हैं संगम लिटरेचर की। संगम एज क्या रेफर करती है? दिस पीरियड रेफर्स द early history of South India when a large number of poems in Tamil were composed by a number of authors. अब बहुत सारे authors थे जिन्होंने तमिल poems लिखी, लेकिन लिखी किस पर? सेम टॉपिक पर। ऐसा नहीं है कि एक ऑथर ने इस चीज पर लिखी, एक पे इसने लिखी, नहीं, मोस्ट ऑफ द ऑथर्स ने सेम दो ही चीजों पर चीजें लिखी, एक आपका लव एंड एक वॉर। मैक्सिमम ऑफ द मैक्सिमम 99% सभी ऑथर्स का कंटेंट सेम टॉपिक पर था, उसमें कंटेंट में चेंजमेंट थे बट टॉपिक्स में चेंजमेंट नहीं थे। और वही अगर हम आज के ऑथर की बात करें, सबका कंटेंट अलग होता है, फिक्शनल भी होता है, नॉन फिक्शनल भी होता है, और उनके अंदर भी काफी वेराइटीज होती हैं। अब संगम टर्म क्या रेफर करती है? रेफर्स टू एन असेंबली और मीटिंग टुगेदर ऑफ तमिल पोएट्स। अब संगम हमने जैसे बात की थी, जैसे बुद्धिस्ट काउंसिल 4 हुई थी, संगम में 1, 2, 3 हुई थी। अब उनमें क्या हुआ था कि संगम 1 है तो उसमें क्या होगा कि बहुत सारे पोएट्स जिन्होंने तमिल पोएम्स लिखी हैं वो इकट्ठा होंगे, मीटिंग करेंगे और फिर चीजों को आगे बढ़ाएंगे। वैसे ही आपके 1, 2 और 3 3 बार वो चीजें हुई, संगम हुए, और हमारे पास सबसे ज्यादा चीजें, सबसे ज्यादा डाटा, सबसे ज्यादा रिटन रिकॉर्ड्स किसके हैं? थर्ड वाला जो संगम ऑर्गेनाइज किया गया उसके। According to Tamil legends, there were 3 sangams held in ancient South India, popularly called Muchengam, under the royal patronage of the Pandya kings of Madurai. अब इनके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल किनका था? पांड्या किंग का। जैसे बुद्धिस्ट काउंसिल में हमने देखा कनिष्का का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, और आपके अशोका का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, अजात शत्रु का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, वैसे ही जो पांड्या किंग्स थे मदुरई के, उनका सबसे इंपॉर्टेंट रोल था इन तीनों संगम को ऑर्गेनाइज कराने के अंदर। The poems were orally transmitted for an indefinite period before they were finally written down by poets who came from both cities and villages and had various social and professional backgrounds. ये भी हमने चीज देखी थी कि पहले सारी चीजें ओरली हुआ करती और बहुत बाद में जाकर उनको राइट किया गया। The first Sangam is believed to be held in Madurai under the chairmanship of Agastya. No literary work of this Sangam is available. As we discussed earlier, फर्स्ट संगम का कोई रिटन रिकॉर्ड हमें अवेलेबल नहीं हुआ। द सेकेंड संगम वॉज हेल्ड एट कपाटापुरम अंडर अगस्त्य एंड टोलकापियर। ये भी काफी इंपॉर्टेंट पर्सन थे अगर हम तमिल की हिस्ट्री उठाते हैं तो। डिसिपल ऑफ अगस्त्य हु कंपाइल्ड द ऑथोरिटेटिव बुक ऑन तमिल ग्रामर, ये काफी इंपॉर्टेंट है। टोलकापियम एक बुक है जो जिसके अंदर क्या है, आपकी तमिल की ग्रामर है, जिसको रिटर्न किसने किया था? टोलकापियर।
तो ये हमें मिला सेकंड संगम से। थर्ड संगम was presided over by Nakirar at Madurai. Most of the surviving literature is from the third Sangam and provides a useful source to reconstruct the history of the Sangam. ये भी हमने देख लिया कि थर्ड संगम का ही रिकॉर्ड हमारे पास मैक्सिमम है, और सेकंड संगम से हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिली, दैट इज तमिल ग्रामर। द तमिल लिटरेचर क्या कंसिस्ट करता है? कंसिस्ट ऑफ द 6 ऑफ द 8 एंथोलॉजीज ऑफ पोएम्स इन द इथुकोत्तई, द 8 एंथोलॉजीज। अब एंथोलॉजीज क्या होती है? एंथोलॉजीज वही होता है कि बहुत सारे पोएट्स हैं और वो अपना अलग अलग वर्क एक जगह कंपाइल कर रहे हैं। अब उनका कंटेंट अलग है लेकिन टॉपिक सेम है, उसको हम बोलते हैं एंथोलॉजीज। एंड 9 ऑफ द 10 पटूस, पटूस क्या होते थे? सॉन्ग्स ऑफ द पटू द 10 सॉन्ग्स, ये भी उसके अंदर कंपाइल किए गए। अब हिस्ट्री क्या बोलती है कि जितना लिटरेचर वर्क तमिल का उस टाइम पे किया गया वो आपके कौन से टाइम पीरियड के बीच में था? 3rd century BC to 3rd century CE. And according to the mid-8th century, they were compiled into anthologies which were further collected into the super anthologies. और वो दो वर्ड क्या थे? दो कौन सी चीजें थी जहां पर वो कंपाइलेशन हुई? द फर्स्ट वन इथुकोतई एंड द सेकेंड इज पटू पाटू. And it is also important to mention that the anthologies consist of a total of 1281 poems attributed to 473 poets, out of whom 30 poets were women. अब वैसे देखा जाए तो काफी डिफरेंस है वुमेन और मैन पोएट्स के जो नंबर्स हैं, बट ये आपका उस टाइम पीरियड का डाटा है जो हमारे पास अवेलेबल हुआ हमारे लिटरेरी सोर्सेस से। ये डाटा याद रखने की जरूरत नहीं है, यहाँ से आपको इम्पोर्टेंट है कि आपको ये पता होना चाहिए एंड आपको ये चीजें याद होनी चाहिए, बिकॉज ये चीजें डायरेक्ट पूछी जाती हैं एग्जाम में। ये कोई स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आते, मेनली आपसे मैच द फॉलोइंग के अंदर या फिर डायरेक्ट वर्ड ही आपसे पूछे जा सकते हैं। द संगम लिटरेचर ऑल्सो इंक्लूड टोलकापियम authored by the टोलकापियर एंड इज कंसिडर्ड द अर्लीस्ट ऑफ द तमिल लिटरेरी वर्क्स। ये हमने पीछे भी देखा। पोएम्स विद इन संगम लिटरेचर वर कंपोज्ड ऑन 2 ब्रॉडर थीम्स। फर्स्ट अकम, अकम का मतलब लव, एंड पुरम बेस्ड ऑन वॉर and included public poetry such as poems on God and evil, community and kingdom. अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर क्या था संगम लिटरेचर का? डेट इट गिव्स अ क्लियर पिक्चर ऑफ द कंटेम्प्रेरी सोसाइटी एंड कल्चर ऑफ तमिलकम एंड ऑल्सो रिवील्स इट्स पीसफुल एंड हार्मोनियस रिलेशनशिप विद द नॉर्थन कल्चर। जो बेसिकली हमें संगम लिटरेचर से क्या पता चला कि उस टाइम की सोसाइटी और कल्चर कैसा था, चोलास चेरास पांड्यास के टाइम पीरियड के अंदर लिटरेचर में क्या चेंजेस आए उस टाइम पर, और उन चेंजेस के साथ उनके नॉर्थ के साथ कैसे रिलेशंस थे। अब ये पार्ट भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको ध्यान से याद ही करना पड़ेगा, बिकॉज जो साउथ की हिस्ट्री है वो मेनली जितनी है वो आपको याद करने वाली ज्यादा है और अंडरस्टैंडिंग बेस कम है। संगम लिटरेचर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, नरेटिव एंड डिटेक्टिव। नरेटिव टेक्स्ट को क्या बोलते हैं? मेलका कनाकू, जिसके अंदर 18 मेजर वर्क्स हैं जो क्या कंसिस्ट करते हैं? 8 एंथोलॉजीज एंड 10 इडियल्स। They are considered to be the works of heroic poetry in which heroes are glorified and perpetual wars and cattle raids are frequently mentioned. तो ये किससे रिलेटेड होगी? मेनली वॉर से रिलेटेड। एंड द डिटेक्टिव टेक्स्ट कॉल्ड कलिका नाकू, जिसको क्या कंसिस्ट करते हैं? 18 माइनर वर्क्स हैं जिसके अंदर, और साथ में आपकी तमिल एपिक्स, 2 मेन एपिक्स हैं आपकी तमिल में, सिल्कापादिकरम एंड मणिमेकलाई, are also didactic text, and these texts are written in the period between the 5th and the 6th centuries। मतलब कि इन टेक्स्ट को रिटर्न कब किया गया? ऑरली तो ये बहुत पहले से थे, बट इनको रिटर्न कब किया गया? 5th and 6th सेंचुरी के अंदर। अब आता है हमारा सोशल लाइफ और एडमिनिस्ट्रेशन, जो उस टाइम पीरियड की इकोनॉमी थी इन तीनों किंगडम्स के टाइम पीरियड में, और उस टाइम का जो सोशल ऑर्डर था।
वो। अब इसमें इंपॉर्टेंट आपको क्या पता होना चाहिए कि जो आपकी तोलकाप्पियम है तमिल लिटरेचर, उनके अंदर 5 फोल्ड डिवीजन ऑफ लैंड मेंशन है, जिनको क्या बोला जाता था, तीनियास। आपको ये वर्ड्स ही याद रखने हैं, बिकॉज 99% आपसे इन वर्ड से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपसे कोई स्टोरी नहीं पूछी जाएगी किसी पर्टिकुलर किंगडम की या फिर संगम लिटरेचर की। अब वो 5 नाम क्या क्या थे, कुरिंजी, मुलय, पलय, मरुदम एंड नेतल। नेतल बोलते थे जो सी कॉस्ट वाला लैंड था, मरुदम जो एग्रीकल्चर लैंड था, पलई जो एरिड एरिया था उस टाइम का, मुले जो पेस्टोरल एरिया था उस टाइम का, और आपका कुरिंजी जो हिली रीजन था उसको। अब हर जगह अपनी अपनी इम्पोर्टेंस थी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पलई की बात करें तो वहां पर कुछ नहीं होता था। आप सिंपल सी बात है, अगर कोई एरिड एरिया है तो वहां आप कल्टीवेशन नहीं कर सकते, तो वहां पर वो एरिया किसके लिए हो गया, वो एरिया हो गया रेडिंग के लिए, प्लंडरिंग के लिए। वैसे ही अब मरुदम एग्रीकल्चर लैंड है तो यहाँ क्या होगा, क्रॉप कल्टीवेशन हो गया। नीदल है सी कॉस्ट है तो वहां क्या होगा, आपकी फिशिंग होगी, आपकी सॉल्ट मेकिंग होगी। ये सारी चीजें उस टाइम पीरियड पे इस तरह से डिवाइड की गई और इस तरह से इन चीजों पर काम किया गया। एग्रीकल्चर उनके इकोनॉमी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, बिकॉज उनके पास बहुत सारी चीप क्रॉप्स थी, लाइक राइस, कॉटन, रागी, शुगर केन, पेपर, जिंजर, टर्मरिक, कार्डेमन, सिनेमन एक्सेट्रा। आप आज के टाइम पीरियड भी इन क्रॉप कल्टीवेशन का लोकेशन देखेंगे कि कहाँ पर इनकी कल्टीवेशन ज्यादा होती है, तो आज भी आपको साउथ की साइड ही ज्यादा मिलेगी। स्पेसिफिकली जो आपके कार्डेमन, सिनेमन, ये सब कुछ तो आज भी केरला से ही सबसे ज्यादा प्रोड्यूस किया जाता है। एंड द चोला किंग कराईकाला ऑफ द संगम एज इज क्रेडिटेड विद कंस्ट्रक्टिंग अ डैम ऑन द कावेरी रिवर। आज के टाइम पीरियड भी हमें पता है हमारी इकोनॉमी के लिए डैम कितने इंपॉर्टेंट है, तो सेम उस टाइम पीरियड में था कि डैम बनाना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, बिकॉज उससे आपकी किसी भी जगह की इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है। उस टाइम पे कारपेंट्री भी बहुत ज्यादा प्रोग्रेस पर थी, स्पिनिंग, वीविंग, शिप बिल्डिंग, बिकॉज कोस्टल एरिया था, तो कोस्टल एरिया के लिए आपको शिप की जरूरत होगी ट्रेडिंग के लिए, तो उस टाइम पे ये सारे वर्किंग भी प्रैक्टिस के अंदर थे। ट्रेड बहुत ज्यादा फ्लरिश थी उस टाइम पीरियड के अंदर, बिकॉज उनके पास काफी ज्यादा पोर्ट सिटीज थी, इसलिए भी। और वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पर्सपेक्टिव क्या था कि उनके रोमन एम्पायर के साथ बहुत अच्छे ट्रेड रिलेशंस थे, और जिसकी वजह से संगम इकोनॉमी रोमन एम्पायर के साथ जो ट्रेड रिलेशंस थे उसके ऊपर काफी हद तक डिपेंड भी करती थी। एंड द प्लिनी, a Roman writer, in his book Natural History, compiles that the Roman Empire was drained of gold on account of a trade with India. अब जो इन राइटर थे इनके अकॉर्डिंग अगर हम इनकी स्टेटमेंट को देखें, इससे हमें पता चलता है कि रोमन एम्पायर के साथ उनकी एक लेवल अप ट्रेड थी। इसी की वजह से रोमन एम्पायर का जो गोल्ड था वो भी खत्म होना स्टार्ट हो गया था, बिकॉज इतने अच्छे ट्रेड रिलेशन थे और गोल्ड रोमन एम्पायर से आ रहा है और हमारे यहाँ से काफी चीजें उधर एक्सपोर्ट हो रही है, जैसे स्पीसीज, परफ्यूम, ज्वेल्स, इवोरी, फाइन टेक्सटाइल्स और सेवरल प्रीशियस एंड सेमी प्रीशियस स्टोन्स आल्सो लाइक डायमंड। तो सबसे ज्यादा हमारे ट्रेड रिलेशन कहाँ थे, रोमन एम्पायर के साथ थे। अब अगर सोशल स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले जो ब्राह्मण्स थे वो सबसे पहले तमिल लैंड के ऊपर कब उनके एविडेंसेस पाए गए, लिटरेरी वर्क के अकॉर्डिंग संगम एज के टाइम पीरियड के अंदर ही ऐसा माना गया कि यस, ब्राह्मण्स की एंट्री कब हुई, संगम एज के अंदर ही हुई। एंड एक और इंटरेस्टिंग चीज थी कि जो तमिल ब्राह्मण्स थे वो मीट भी कंज्यूम करते थे एंड वाइन भी कंज्यूम करते थे। वर्ना सिस्टम उनको पता था, बट इतने ज्यादा सोशल डिफरेंसेस साउथ की साइड नहीं थे जितने नॉर्थ की साइड हमें, नॉर्थ के किंगडम्स की साइड हमें देखने को मिले। उतने डिफरेंसेस साउथ के साइड आपको देखने को नहीं मिलेंगे। सेम आज की कंडीशन है, अगर हम आज भी बात करें आपको नॉर्थ इंडिया के अंदर ज्यादा क्लास, कास्ट, उनके ऊपर डिफरेंशिएशन देखने को मिलेंगे एज कंपेयर टू साउथ। क्लैन बेस्ड डिफरेंशिएशन भी थे, ग्रुप्स जो थे वो काफी डिवाइडेड थे, बट एक लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन उनके अंदर था कि उनको एक लेवल ऑफ डिफरेंशिएशन नहीं करना है, बिकॉज उनके अंदर ऐसा होता था कि हाँ, इंटर डाइनिंग भी हो जाती थी, सोशल इंटरेक्शंस भी इंटरकास्ट हो जाते थे, और कुछ मैरिज रिलेशंस भी इंटरकास्ट डेवलप हो जाते थे। जैसे कोई रूलर
है, उनकी कोई डॉटर है और कोई बहुत रिच पीजेंट क्लास के लोग हैं, उनके साथ भी उनके मैरिज रिलेशन हो जाएंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक किंग है तो दूसरा भी किंग होना ही जरूरी है। अगर वो रिच है और किसी और क्लास से है तो भी मैरिज रिलेशन उस टाइम पीरियड के अंदर इस्टेब्लिश हो जाते थे। एंड हमने पोएट्स के टाइम पीरियड पे देखा कि 30 पोएट्स थी वुमेन। स्ट्रेंथ कम है, लेकिन उस टाइम पीरियड के हिसाब से 30 वुमेन का भी पोएट्स होना बहुत बड़ी बात है। बिकॉज हम बाद की हिस्ट्री में देखते हैं कि वुमेन की कंडीशन बहुत वर्स्ट थी और उनको एजुकेशन अलाउ भी नहीं थी। एक ऐसा टाइम पीरियड भी इंडिया के अंदर हमें देखने को मिलता है। तो उस हिसाब से उस इतने पुराने टाइम में भी 30 वुमेन का पोएट्स होना हमें यही शो करता है कि यस, उस टाइम पे वुमेन के लिए एजुकेशन अवेलेबल भी थी और वो एजुकेटेड भी थी। हमें क्या करना है कि हमें चीजों को रिलेट करना है प्रेजेंट से, और अगर आप प्रेजेंट से रिलेट करोगे तो आपको बहुत इजी लगेगी। आप आज प्रेजेंट में देख लो, आप केरला का लिटरेसी रेट देखो, आप फिर किसी भी नॉर्थ इंडिया की कंट्री का, आप स्टेट का, यूपी का, बिहार का देखो, आपको साउथ का ज्यादा ही मिलेगा। और वुमेन के केस में तो बहुत ज्यादा मिलेगा जब आप डिफरेंस करोगे नॉर्थ से और साउथ से। तो वो सेम चीज उस टाइम पीरियड के अंदर भी थी। अब ये कुछ वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग, जो वर्ड्स वो यूज करते थे फॉर पर्टिकुलर थिंग, हमें ये याद होने चाहिए बिकॉज हमसे डायरेक्ट भी पूछे जा सकते हैं और स्टेटमेंट में भी ऐसी चीजें पूछी जा सकती हैं, और मैच द फॉलोइंग में भी। अब किंगडम डिवीजन की बात करें, मंडालम नाडु, ये वर्ड वो यूज करते थे किसके लिए? प्रोविंसेस के लिए। एक पर्टिकुलर एरिया जो एक आपका प्रोविंसेस होता है, जैसे आज के टाइम पे स्टेट होते हैं, उसके लिए। और यूज करते थे वो टाउन के लिए। पेरूर बिग विलेज एंड सित्रूर स्मॉल विलेज। अब सोशल क्लास के अंदर इनाडी फॉर कैप्टन्स ऑफ द आर्मी, विलालास रिच पीजेंट्स, अरासर रूलिंग क्लास, कडाइसियार द लोवेस्ट क्लास, पेरियार्स फॉर एग्रीकल्चर लेबरर्स। और कास्ट जो मेंशन है आपके तोलकपियम जो तमिल ग्रामर थी उसके अंदर, दैट आर अरासर फॉर रूलिंग क्लास, अंथनार फॉर ब्राह्मण्स, Vinegar for people involved in trade and commerce, and Vellalar for laborers। तो हमने संगम लिटरेचर को कवर कर लिया, जो इम्पोर्टेंट एपिक्स थे, जैसे संगम लिटरेचर का डिवीजन हुआ हमने उसको भी डिस्कस कर लिया, और जो जो चीजें इंपॉर्टेंट थी चोलास, चेरास और पांड्यास के बारे में, वो भी हमने इस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लिया। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आगे की हिस्ट्री को कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, डू सब्सक्राइब माय चैनल। कोई प्रॉब्लम हो वीडियो में, उसके लिए आई एम रियली सॉरी एंड आई विल ट्राई कि आगे से ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो। थोड़ी प्रॉब्लम वर्ड्स के अंदर हो भी सकती है आज वाली वीडियो में, बिकॉज जो साउथ के वर्ड्स होते हैं उनकी आपको करेक्ट प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी नहीं मिल पाती और थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है बीइंग अ नॉर्थ इंडियन। तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। और उसके अलावा जितना ये हमने डिस्कस किया ये मोर देन इनफ है उस टाइम पीरियड की हिस्ट्री के लिए, आपके यूपीएससी एग्जाम के लिए। आपको ये पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। और कोई प्रॉब्लम हो प्लीज डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।